वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। यह एक बहुत ही छोटी सी कविता की पंक्तियां हैं और साहित्य तक के शब्द रथी कार्यक्रम में इसी कविता की रचनाकार जसिंता केरकट्टा आज मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जसिंता जी हमारे कार्यक्रम में। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जगह देने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जसिंता हमारे समय की मनुष्यता की सबसे बड़ी आवाज है। जिस उम्र में हैं और वह जो लिखती हैं उनमें हमारा समय, हमारा गांव, हमारे आदिवासी, हमारे जंगल, हमारे पेड़, हमारे पहाड़, हमारे झरने, हमारी नदी, मनुष्यता का हर वह स्वर जो कहीं किसी भी रूप में गूंजता है वह जसिंता की अपनी लेखनी में, अपनी रचनाओं में गूंजता है। खास बात यह कि झारखंड के एक पश्चिम सिंहभूम जिले के खुदपोश गांव में इनका जन्म हुआ 1983 में। 1983 में आप पैदा हुई और हिंदी अंग्रेजी की 2 रचनाएं आपकी आ चुकी हैं। पहला काव्य संग्रह था अंगोर और दूसरा जो है वह जड़ों की जमीन। इन दोनों काव्य संग्रहों के अनुवाद जर्मन, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में, यूरोपियन भाषाओं में हो चुके हैं, जिनमें फ्रेंच भी शामिल है, इतालवी भी शामिल है और लगातार इनकी रचनाओं के अनुवाद होते ही रहते हैं। पूरी दुनिया में जानी जाती हैं अपने लेखन के लिए, मनुष्यता की आवाज को अपने शब्द देने के लिए, अपने स्वर देने के लिए। खास बात यह कि इस पुस्तक को जो ईश्वर और बाजार नाम से आया है, राजकमल ने इसको प्रकाशित किया है। इस पुस्तक की भूमिका में जसिंता ने लिखा है कि मैं चाहती हूं कि मैं जब भी लिखती हूं मैं ये सोचती हूं कि बस ये मेरी आखिरी रचना है और इसके बाद नहीं लिखूंगी, और फिर एक रचना, एक पुस्तक आ जाती है। मैं जसिंता आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आपका बचपन, आपने इसकी भूमिका में जो कुछ कुछ बातें लिखी हैं आपकी कविताओं से जो सामने आता है, उसमें आपने कहीं इस बात का आभास दिया है कि आप अपने गांव और अपने इलाके की उन इकलौती महिलाओं में हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की बड़े स्तर पर और जो शहरी भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी दोनों भाषाओं को जानती हैं। मैं आपके बचपन से शुरुआत करना चाहूँगा। आप कहाँ पैदा हुई? आपने, हालांकि हमने नाम बता दिया है गांव का, लेकिन आपका बचपन कैसा था? और ये शब्दों की दुनिया से, मतलब पहाड़ों, झरनों, पीड़ा, दर्द की बात करते करते शब्दों की दुनिया में आप इतनी गहराई से कैसे घुस गए? मेरा जन्म पश्चिमी सिंहभूम के एक छोटे से गांव में, खुदपोश के भीतर भी एक छोटा सा टोला है, बान टोला। तो मेरा जन्म वहां हुआ और मेरे गांव से मेरे पिता पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई की स्कूल जाके, और मेरी माँ पहली स्त्री थी जो मेरे पूरे माँ के पूरे खानदान में किसी लड़की ने पहले पढ़ना शुरू किया। और उनकी पढ़ाई भी इस तरह शुरू हुई कि वो अपने घर में वो अपने भाई को वो स्कूल छोड़ने जाती थी, तो वो आते जाते टीचर ने उनको भी पढ़ने के लिए कहा और इस तरीके से मेरे माता पिता की पढ़ाई शुरू हुई। और पढ़ने के बाद वो काम की तलाश में वो शहर चले गए और छोटा मोटा काम करने लगे। और उसी दौरान मेरे पिताजी की पुलिस में नौकरी हो गई, क्योंकि वो धावक थे, मैराथन दौड़ में भी 26 मील उन्होंने दौड़ा था और इसलिए उनको नौकरी हो गई। तब पहली बार हमारा शहर जाना हुआ और हमने लेकिन मेरी माँ का गांव से हमेशा जुड़ाव था और वो हमेशा हमें लेकर गांव आती थी। तो हमारा गांव एकदम कोयल नदी के किनारे है, बसा हुआ है, और गांव वालों ने मिलकर एक तालाब भी बनाया था जिसमें मेरी माँ हमें पीठ में बैठा के वो तैरती थी ताकि हम तैरना सीख पाए। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है कि हमने जो नदी में और तालाब में जो तैरना सीखा, बाद के दिनों में हमने शब्दों के भीतर भी तैरना सीखा।
तो जंगल पहाड़ का वास्ता मेरी माँ की वजह से हुआ, क्योंकि पिता हमेशा व्यस्त रहते थे। और लेकिन माँ ने हमें गांव से परिचय कराया, जंगल झाड़ से परिचय कराया और गांव की मिट्टी से परिचय कराया, हाट लेकर जाती थी। उन्होंने जो पूरा दिया हमें, खेत दिया, पगडंडियां दी, रास्ते दिए, वो हमेशा स्मृति में बने रहे। और मैं स्कूल में जब 8वीं क्लास में थी तब से मैंने लिखना शुरू किया था। और जब मुझे बोर्डिंग में डाल दिया गया तो माँ हमेशा स्मृति में रहती थी और उसके जीवन को याद करके मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती थी और संस्मरण या डायरियां लिखना मैंने शुरू किया। तो इस तरीके से लेखन की शुरुआत हुई और उसके बाद लेखन में प्रोत्साहन देने वाले लोग भी धीरे धीरे जुड़ने लगे। मैं आपको आपके सवाल से ही एक कविता से आपके दरअसल एक सवाल उठाता हूँ, जो इस संग्रह की शीर्ष कविता एक तरह से कहूँ जिसके नाम पर यह संग्रह का नाम रखा गया है, कविता है ईश्वर और बाजार। आप उसमें लिखती हैं, लोग ईश्वर को राजा मानते रहे और राजा में ईश्वर को ढूंढते रहे। राजा ने खुद को एक दिन ईश्वर का कारिंदा घोषित कर दिया और प्रजा की सारी संपत्ति को ईश्वर के लिए भव्य प्रार्थना स्थल बनाने में लगा दिया। उसके नाम पर बाजार सजा दिया। भूखी, असुरक्षित, बेरोजगार पीढ़ियां अपने पुरखों की संपत्ति और समृद्धि वापस मांगते हुए उन भव्य प्रार्थना स्थलों के दरवाजे पर अब सिर झुकाए बैठी हैं। आदमी के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाजार से होकर क्यों जाता है? आपके इस संकलन की ढेरों कविताएं ईश्वर, ईश्वरी सत्ता या ईश्वरीय मान्यता का प्रतिरोध करती हैं। जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनमें कहीं न कहीं यह सवाल आता है, जैसे आपको ईश्वर के अस्तित्व से इस बात की नाराजगी हो कि ईश्वर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष या साधन संपन्न लोगों का हथियार है या उनका संरक्षक है, बनिस्बत इसके जो लोग जमीन से जुड़े हैं, जो लोग गांव से जुड़े हैं, जो लोग मनुष्यता के करीब हैं। यह आक्रोश जो आपकी कविताओं में दिखता है या यह तटस्थ दृष्टि जो आपकी कविताओं में दिखती है, उनके पीछे क्या सोच? मैं बचपन में बहुत धार्मिक थी, बहुत प्रार्थनाएं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद प्रार्थनाओं से मेरे घर में जो पितृ सत्ता है और जिसका शिकार हम और मेरी माँ होते थे, मुझे कई बार लगता था कि शायद अंतहीन प्रार्थनाओं से कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन एक उम्र आने के बाद मेरी माँ और मेरे साथ हमेशा इस बात की बहस होती थी कि प्रार्थनाएं इसका रास्ता नहीं है। और तब मैंने गहरे कॉलेज तक मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मेरा ज्यादा समय मनन करने, चिंतन करने, प्रार्थना करने इसी में बीतता था और मुझे लगता था कि शायद मैं अपनी प्रार्थनाओं से घर की परिस्थितियों को शायद बदल पाऊं या मेरी माँ के जीवन में जो हो रहा है वो बदल पाऊं। पर कॉलेज के बाद जब मैंने बहुत अध्ययन करना शुरू किया और लोगों के जीवन को भी निकट से देखना शुरू किया, उसमें ईश्वर के प्रति उनकी आस्था और जो तार्किक तरीके से जो चीजें हैं उसमें कोई मैच नहीं हो रहा है, तो मैं इसके खिलाफ में पहले तो अपने घर के भीतर, अपने जीवन के भीतर इसका प्रतिकार करना मैंने शुरू किया। और मैंने एक दिन ये महसूस किया कि हम जिस भरोसे, जिस विश्वास के साथ कोई काम कर रहे हैं या कोई चीज मांग रहे हैं, मैंने कहा कि वो जो सामने हमने कोई तस्वीर या मूर्ति रखी है उसके असर से ये कुछ नहीं हो रहा, ये हमारे भीतर है। फिर मुझे यह महसूस हुआ कि ईश्वर तो जो वो कहते हैं वो तो यूनिवर्सल वैल्यू है। वो यूनिवर्सल वैल्यू अगर जीवन में, धरती में और समाज में है नहीं, तो कितनी भी हम मूर्तियां खड़ी कर ले, कितना भी हम ईश्वर का नाम, हम करोड़ों हजारों नाम भी रख ले, तो भी कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती है। और यही मैंने पहला तो अपने जीवन में प्रतिकार शुरू किया और मैंने ये बहुत ड्रास्टिक चेंज अपने परिवार के भीतर देखा, अपनी बहनों के भीतर देखा कि वो इन सब संवादों से हमने मेरी माँ के जीवन में जो कमियां थी
जो वो अंत तक समझ नहीं सकी। हम उससे बाहर निकल कर आए और एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि अगर आपको दोबारा जीवन मिलता तो आप क्या चाहती? तो वो कहती कि मैंने इस जीवन में, ये जीवन जो मुझे मिला और जो तकलीफ मैंने ढूंढे, अगर दोबारा मुझे कोई जीवन मिलता तो शायद मैं तुम्हारी तरह जीना चाहती, तुम्हारी तरह प्रतिकार करना चाहती, इतना साहस मुझ में आता, मैं ये चाहती। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक पुरस्कार से भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मेरी माँ अंतिम दिनों में हम जिस तरह की सोच और प्रतिकार के साथ और आगे बढ़ रहे हैं, मेरी माँ ने उसको स्वीकार किया। और उनकी पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो अपने सपनों पर बात करती थी। तो उसके बाद ये किताब आई और मैं ये किताब एक्चुअली उनको दिखाना चाहती थी और मैं चाहती थी कि वो पढ़ें, क्योंकि इसमें हम दोनों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कविताएं हैं। और जो मेरे जीवन में और भी जो लोग जुड़े हैं, उनके भी अपनी माँओं के साथ क्या संबंध थे, उनकी भी कई कविताएं हैं जो मैं करके लिखा है। तो मुझे खुशी है कि एक सवाल जो मेरे घर से शुरू हुआ था, ये ईश्वर पर जो बातें चल रही थी, और वो मेरे घर से शुरू हुआ था और वो धीरे धीरे मैंने पूरे समाज, देश और राजनीति, सारी चीजें उसमें शामिल होती गई। तो इस तरीके से ये किताब का आना हुआ और मैं बहुत करीब, अपने दिल के बहुत करीब इस किताब पाती हूँ। नहीं, मैं आपको बता दूं कि बेहद अच्छी कविताएं हैं और वैश्विक स्तर की कविताएं हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी कविताओं में बहुत सारे स्वर वैश्विक हैं, मतलब आप अमेजन के जंगलों की, लैटिन अमेरिका की भी बात करती हैं, आप अफ्रीका की भी बात करती हैं। इस दुनिया में, धरती पर जहाँ कहीं भी अन्याय है या जहाँ कहीं भी मनुष्यता या संघर्ष की बात हो रही है, आप उस पे कहीं न कहीं सवाल उठाती हैं। और मैं अगर अपने दर्शकों को, एक कविता है आत्मरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी कुछ पंक्तियां केवल सुनाता हूँ। आत्मरक्षा की जिम्मेदारी में जसिंता लिखती हैं, उन्होंने अपना ईश्वर हमारी ओर बढ़ाया, कहा यह तुम्हें मुक्त करेंगे पापों से। हमने पूछा कौन सा पाप किया है हमने? वे चकराए, बिना पाप और उससे मुक्ति के दावों के वे कैसे स्थापित कर सकेंगे अपना ईश्वर? उन्होंने कहा तुम बहुत गरीब हो, यह तुम्हारे पापों की सजा है। हमने उन्हें दूर तक पसरी अपनी जमीन दिखाई, जंगल, नदी, पहाड़, झरने और भंडार कोना में अनाज के मोरा दिखलाए। तब उन्होंने कहा मृत्यु के बाद इससे भी बेहतर दुनिया है। हमने कहा मृत्यु के बाद हम कहीं नहीं जाते, रह जाते हैं अपने पुरखों के साथ, यहीं कहीं अपनी पीढ़ियों के पास। यह एक लंबी कविता है, मैंने केवल चंद पंक्तियां सुनाई, सिर्फ यह समझाने के लिए कि जसिंता की सोच कितनी व्यापक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको कब यह पता चला कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं जिनकी विश्व फलक पे अपनी पहचान न केवल है, बन सकती है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मनुष्यता और संवेदना का स्वर गूंजता होगा, किसी न किसी रूप में जसिंता उस दर्द को महसूस करके अपने शब्द दे देती हैं। यह इनकी बड़ी खासियत है, इनकी लेखनी की। आपको यह विश्व दृष्टि कैसे? मैं तो देखिए एक छोटे से गाँव से निकली और गांव का जो जंगल, पहाड़, नदी है, बहुत गहरे उनसे जुड़ करके निकली। और कम समय में ऐसा हुआ कि 2016 में मेरे पहले संग्रह अंगोर के बाद ही मुझे, चूंकि वह हिंदी इंग्लिश भी बाइलिंगुअल आया हुआ था और हिंदी जर्मन भी बाइलिंगुअल प्रकाशित हो चुका था, तो मुझे जर्मनी जाने का अवसर मिला और मैं करीबन 13 शहरों में मैंने पहली बार वहाँ कविताओं का पाठ किया। और मुझे महसूस हुआ कि मैंने लोगों को पहली बार देखा कि कविताएं पढ़ के सभागार में कई लोगों की आंखें भींगी हुई थी, और मेरे सामने भी जो महिलाएं बैठी थीं वो इतने जार रो रही थी। तो मैं इतना सन्न रह गई कि ये कविताओं की ताकत है कि कोई वो शब्दों के जरिए जिसने
आदिवासी दुनिया देखा नहीं है, वो अभी भी लैटिन अमेरिका की कहानियां पहले जानने सुनने के बाद वो फिर भारत के आदिवासियों पे चर्चा करते हैं, और वो अपने को इतना कनेक्ट महसूस कर रहे थे। और उन्होंने मुझे कहा कि आदिवासी जमीन की कविताएं हैं, लेकिन तुम सिर्फ आदिवासी कवि नहीं हो, हम तुम्हें विश्व की कवि मानते हैं, और ये विश्व में जो लोग हैं और ब्रह्मांड में जो भी हैं, ये जहां तक भी ये कनेक्शन जाता है, हम वहां तक शायद लोग जुड़ पाएंगे, तो हम तुम्हें सिर्फ आदिवासी कवि नहीं मानते। और मुझे उनको सुन के ये महसूस हुआ कि कविता का फलक इतना बड़ा है। हम अपने देश में हम इस कोने की उस कोने की कवि भले कह देते हैं, लेकिन मुझे दुनिया भर में लोगों ने ये कहा कि ये जहाँ भी मनुष्यता है, जो बात आप कह रहे हैं, मैंने ये 2016 में मैंने सुना, और मैं कविताओं को और गहरे से महसूस कर पाई कि ये कविता की ताकत, ये मैंने लिखे हैं इसलिए नहीं, ये कविताओं में कुछ तो बात होता है जो पूरी दुनिया में आपको धर्म, जाति, सरहद के बाहर भी ये बाउंड्री तोड़ के लोगों को और मानवीयता की वजह से वो लोगों को जोड़ सकती है। इसके बाद मेरी यात्रा इन 7-8 सालों में कई देशों में हुई। मैं 2020 में अमेरिका भी गई, और मैं जब वहाँ कविता पाठ कर रही थी तो वहाँ के लैटिन अमेरिका के जो कुछ युवा कवि थे, वो मौजूद थे, और वो कह रहे थे आपकी कविता में हमारी बात है। और जब मैं उनकी कविता सुन रही थी तो मेरी आंखें एकदम ऐसे भर जा रही थी कि दुनिया में किस तरह लोगों का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जो हम इंडिजिनस, जो आदिवासी जीवन दर्शन की बात करते हैं, वो सिर्फ भारत के आदिवासियों की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ भी इंडिजिनस लोग हैं, इनका संघर्ष, इनका इतिहास एक जैसा है, और इन पे जो हमले हुए हैं, इन पे जो हुए हैं, उनका तरीका भी एक है। तो जब मैं अपने आदिवासी समाज के बारे में कि किस तरीके से धर्म इसके भीतर आया, जब ये मैं जानने लगी, तो मैंने ये देखा कि ये आदिवासियों का समाज है। जो ये कविता में जो बात है, यही समाज है कि लोग उनसे पूछते थे कि हमारा ईश्वर तो भाई, हम आपको नदी, पहाड़, जंगल दिखा सकते हैं, आपका ईश्वर कहाँ है? और लोग परेशान हो जाते थे कि ये आदिवासियों का सवालों का जवाब हम कैसे दें। और वो कहते थे कि नहीं, वो ईश्वर तुम्हें पाप से मुक्त कराएगा। तो लोग कहते थे कि पाप पुण्य तो हम मानते नहीं हैं, और हम तो, हमारे जो पुरखे, हम जो चले जाते हैं, तो हमारे पुरखे तो हमारे ही आसपास होते हैं, हम पुरखों की टोली में हम मिल जाते हैं, हम तो कहीं कोई स्वर्ग नरक जाते नहीं। मैंने ये किया, यही लोगों का सवाल वो है, और ये चीज कविताओं में आनी चाहिए। और ये सवाल सिर्फ भारत के आदिवासियों ने जब यहाँ पे धर्म की जो नई परिभाषा लेकर आई, यहाँ के लोग सिर्फ सवाल नहीं कर रहे थे। मैंने देखा ये लैटिन अमेरिका के लोग भी सवाल कर रहे थे, ये ऑस्ट्रेलिया में जो आदिवासी हैं वो भी सवाल कर रहे थे। और 2020 में ही ऑस्ट्रेलिया से एक शोधकर्ता आई हुई थी, और उन्होंने बताया कि वहां भी लोग आपकी जब कविताएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में है तो दुनिया भर में लोग पढ़ पा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारे संघर्ष की बात है। तो उन्होंने मुझे वहां के कवि की एक किताब वो मुझे गिफ्ट की, और मेरी किताब उनको वो दी। और 2017, 18, इधर 19, 20 तक लगभग स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, जर्मनी के और भी कई शहरों में मैंने कविता पाठ की। और 2019 या 20 में मुझे ब्राजील से भी वहाँ का जो संघर्ष है, वहाँ के लोगों ने मुझे ये संदेश भेजा कि अगर आप हमारे संघर्ष के लिए कोई कविता लिख पाएं जो हम यहाँ पे लोगों को सुनाएं, तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसीलिए मैंने एक कविता कि हमारा हिसाब कौन देगा साहब, ये जो कविता है मैंने उनको डेडिकेट करके लिखा, और दुनिया भर में जहाँ भी ये संघर्ष चल रहे हैं उनको डेडिकेट किया, क्योंकि मैंने वो कविता उनको भेजी थी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी आवाज में अगर सुना सकें हमारे दर्शकों को, वो इतनी मार्मिक। मैं जब इस पुस्तक को बुक कैफे में रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी मैंने उस कविता की बात की है।
संजीव पालीवाल जी ने भी अभी पिछले दिनों इस कविता को पढ़ा था। मैं चाहूँगा कि जसिंता खुद उस कविता को हमारे श्रोताओं को सुनाएं और आप समझ पाएं कि जो पीड़ा, जो दर्द है, वह अमेज़न से लेकर अमेरिका से लेकर भारत तक, ऑस्ट्रेलिया तक, जमीन, जंगल, पहाड़ों से जुड़े लोगों का दर्द एक सा है, एक सी भावनाएं हैं, एक सी पीड़ा है और एक सा स्वर है, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह लैटिन हो, चाहे वह अंग्रेजी हो। तो मैं यही बस कहना चाह रही थी कि शायद ये बातें हैं, मुझे लगता है कविताओं में अभी भी अगर बाजार को बिना घुसाए, अगर हम जो यूनिवर्सल वैल्यू है उसकी ताकत हमने अभी देखा नहीं है, शायद लोगों ने महसूस किया नहीं है, बट मुझे लगता है वो अद्भुत है। और जैसे जैसे उसकी ताकत को अगर हम मजबूती देते हैं तो दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ एक सा महसूस करते हैं। मैं वो कविता आपको सुनाती हूँ। हमारा हिसाब कौन देगा साहब, मंदिर मस्जिद गिरजाघर टूटने पर तुम्हारा दर्द कितना गहरा होता है कि सदियों तक लेते रहते हो उसका हिसाब। पर जंगल जिनका पवित्र स्थल है उनको उजाड़ने का हिसाब कौन देगा साहब। जाने कब से धर्म धर्म खेल रहे जो तुम्हारे धर्म के दायरे में आते नहीं, वे जंगल को पूछते हैं, जंगल को जानते हैं, वहीं जीते हैं वहीं मर जाते हैं। तुम सब बूट पहनकर उनके पवित्र स्थलों में कैसे घुस आते हो। विकास कह कह कर जितने निर्दोष मारे हैं उन सब का हिसाब कौन देगा साहब। वे जो जंगल पहाड़ में रहते हैं वे वनवासी नहीं आदिवासी हैं, उनको उनकी ही जमीन पर क्यों अछूत बनाकर रखते हो। अपना अपना धर्म लेकर इधर क्यों चले आते हो। आते हो तो धर्म के साथ उनकी संस्कृति पर बुलडोजर क्यों चलाते हो। हर काल में तुम सब शामिल हो उनके पवित्र स्थलों को उजाड़ने वालों के साथ। आखिर उन सब का हिसाब कौन देगा साहब। कैसा धर्म है तुम्हारा, आपस में तो लड़ते हो, प्रकृति जो तुम्हें पालती है उसको भी नहीं छोड़ते हो। हम जीवन भर लड़ेंगे तुम्हारी इसी संस्कृति के खिलाफ, बस इतना बता दो इस धरती को उजाड़ने का हिसाब आखिर कौन देगा साहब। क्या बात, क्या बात है। बहुत ही अच्छी कविता है। इतनी श्रेष्ठ कविता की रचना के लिए आप हमारी साहित्य तक की शुभकामनाएं और बधाई भी स्वीकार करें। हिंदी जगत, साहित्य जगत, आदिवासी और इस दुनिया में हर वह व्यक्ति जो मनुष्यता के लिए लड़ रहा है या जूझ रहा है, वह आपको इस कविता के लिए निश्चित रूप से साधुवाद देगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जसिंता ने कुछ कविताएं प्यार की भी लिखी। जैसे एक कविता मैं कहूं कि जब वह प्यार करता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां बताता हूं। एक साधारण सा आदमी जब किसी के प्रेम में होता है, वह उसकी तरफ हर बात से प्रेम करता है, वह उसकी हर बात से प्रेम करता है। उसके बोलने से, चुप रहने से, उसकी हंसी, उदासी, खुशी से, हर उस चीज से प्रेम करने लगता है जिससे उसे जरा सा भी प्रेम। पर ऐसा क्या हो गया है इन दिनों, जब कोई दावा कर रहा होता है कि वह किसी से प्यार करता है, वह आदमी इस बात से डरता है कि जब भी कोई प्रेम का दावा करता है, कोई न कोई मारा जाता है। मैं आपके जीवन में प्रेम और प्रेम से जुड़ी कविताओं पर आपकी सोच क्या है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने इस किताब में ज्यादा प्रेम की कविताएं लिखी नहीं है। मैं क्योंकि लेकिन मैंने बहुत सारी कविताएं पहले मैंने सोशल मीडिया पे लगाई थी और काफी लोगों ने बहुत पसंद किया था। क्योंकि ये पहले से ही इतनी मोटी किताब है तो इसमें मैंने ज्यादा कविताएं नहीं डाली। मुझे लगता है कि प्रेम को जिस तरह दुनिया देखती है या शब्दों के से जिस तरह परिभाषा उसकी गढ़ी जाती है, मैंने अपने जीवन में ऐसा महसूस नहीं किया है। और मेरे जीवन में बहुत अद्भुत लोग आए और अद्भुत तरीके से मैंने प्रेम को महसूस किया कि उसमें इतना सम्मान हो सकता है, उसमें इतने
इतने इतने कोमलता से, इतनी व्यापकता से आपके जीवन को वो प्रभावित करता है और वो छूता है। और मुझे लगता है कि जीवन में जिन लोगों ने मुझसे प्रेम किया अद्भुत तरीके से, और मैं ये देख रही हूँ कि मैं जब 8वीं क्लास में थी और मैं लिखती थी, तो मेरी क्लास टीचर थी, वो मुझे बहुत बहुत पसंद करती थी और उनके मन में मेरे लिए उनके मन में बहुत प्यार था। और मैं तब बहुत अकेला रहती थी, पढ़ती थी, ज्यादा मित्र नहीं हुआ करते थे। तो उन दिनों ऐसा था कि आप टीचर और स्टूडेंट अगर ज्यादा बात करने लगे तो थोड़े गलत तरीके से भी लोग देखते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि क्या चल रहा है वो दो लोगों के बीच में। हाँ, तो मुझे उसके लिए बहुत गालियां पड़ी कि स्टूडेंट जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि आपके शिक्षकों के साथ कैसे संबंध है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने वो मेरी जो क्लास टीचर थी, मैंने उनसे बात करना भी बंद कर दिया। वो उम्र में भी बड़ी थी। तो उन्होंने जाकर जिसने मुझे डांटा था उनसे कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बच्चे के मेंटल ग्रोथ में आप किस तरह से बाधक बन रही हैं। और उन्होंने माफी मंगवाई और मुझसे माफी मांगा गया। और मैंने सोचा कि कोई किसी से जब प्यार करता हो या करती हो, वो आपके सम्मान के लिए लोग लड़ते भी हैं। ये मैंने पहली बार अपने जीवन में सीखा। और इतना प्यार में इतना परवाह। वो मैं कभी बीमार पड़ जाती थी तो वो मेरी क्लास टीचर छुपा के रोटी लेके आती थी, क्योंकि हम उस समय बोर्डिंग में भी हमें कभी कभी बीच में बासी खाना भी हमें खाने को मिलता था और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन तबीयत जब खराब हो तो वो चिंता करती थी कि बासी खाना ना खाए, तो वो मेरे लिए आधी रात को ऐसे रोटी लेके आती थी कि रोटी। और जब मेरा जन्मदिन आता था तो वो बड़े प्यार से गुलाब का फूल अपने टेबल पे स्टाफ रूम में सजा के रखती थी। तो पूरा स्कूल और हॉस्टल ये जानता था कि कुछ किया नहीं जा सकता है, उनका जसिंता के प्रति बहुत प्यार है। और मैंने हाल के दिनों में मुझे एक रात में फोन आया तो मैंने सोचा ये नया नंबर किनका है। तो मैंने आवाज पहचान ली। अभी उनकी काफी उम्र हो गई है। वो वही मेरी क्लास टीचर थी। और जब मैं स्कूल छोड़ रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कभी पता चले दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहो, अगर मेरी मृत्यु हो गई है तो तुम मुझे जरूर याद करना, क्योंकि मुझे नहीं पता मृत्यु के बाद मैं कहाँ रहूं और मैं सक्षम रहूं या नहीं रहूं तुम्हें अपनी बात कह पाने में। तो तुम मुझे याद करना, मुझे खुशी होगी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो बहुत रो रही थी। तो मैंने पहली बार महसूस किया कि ये प्यार में ये उम्र का इसका कुछ होता नहीं है। और ये कितने, और मैं कुछ कह नहीं पाती थी ज्यादा शब्दों से क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं एक तरीके का कनेक्शन महसूस करती थी जो कि कोई शब्द से आप उसको परिभाषित नहीं कर पाते। और कई बार मैं मेरी जो जर्मन अनुवादक जिनका पिछले साल मेरी माँ के साथ साथ ही कुछ समय पहले उनका भी निधन हो गया, मैंने देखा कि मैं उनकी मृत्यु के बाद में महसूस कर पाती हूँ कि अद्भुत प्रेम। मैं कभी कभी जब पढ़ाई पढ़ती थी और मैं जर्मनी में जब रहती थी तो इतना मैंने सम्मान अपने घर में भी नहीं देखा। वो हमेशा दरवाजा नॉक करके आते थे और वो बहुत ध्यान रखते थे कि आपको डिस्टर्ब ना हो। और मेरी माँ कभी कभी आधी रात को मेरे लिए चाय रख कर चली जाती थी। मैंने एक दिन देखा कि वो जब चाय रख के जा रहे थे तो मुझे लगा ये तो मेरी माँ की तरह है। और उन्होंने कहा मैं माँ से ज्यादा कनेक्टेड हूँ बजाय अपने पिता से। तो मैं तुम्हें कभी ये ना कहूँगा कि पिता की तरह तुम मुझे देखो, तुम मित्र की तरह देख सकती हो, और हाँ तुम मुझे माँ भी समझ सकती हो। तो मेरे जीवन में बहुत अद्भुत लोग आए, अद्भुत तरीके से उन्होंने प्रेम का जो रूप थे मैंने देखा, और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं उसको सिर्फ जब मैं चुप रहती हूँ या मौन रहती हूँ तो ही उसकी थोड़ी सी व्यापकता मैं समझ पाती हूँ कि जब आदमी हड़बड़ी में रहता है, व्यस्त रहता है, तो प्रेम को इतना, और शब्दों से जब वो समझना चाहता है, अपने सवालों से तर्क कर करके समझना चाहता है, आप नहीं समझ सकते हैं। ये है कि, और मैं महसूस करती हूँ कि प्रेम में शायद वो ताकत है जो आपको शून्यता तक, पूर्णता तक, समर्पण तक ले जाता है। और मैं ये देखती हूँ कि समाज में शायद उसी प्रेम की कमी है, क्योंकि जब हम
समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन शायद हम प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी अगर इस समाज के लोगों से, इस संघर्ष से अगर प्रेम करता तो कभी भी किसी दलाल में तब्दील नहीं होता, लेकिन लोग हो जाते हैं। मैंने कहा ये क्यों ऐसा होता है? फिर मैंने महसूस किया कि समाज में वास्तव में प्रेम की ही कमी है। इसीलिए आप संघर्ष की बात करते करते अंत में जाके कहाँ किससे मिल जा रहे हैं, आपका कोई आधार नहीं है। और अगर हमारे भीतर वो हमारे संघर्ष को लेके भी अगर प्रेम है तो निश्चय ही समर्पण भी उसके साथ साथ आता है, वो दृढ़ता भी साथ साथ आती है। जान भी चली जाए इतना भी हम परवाह नहीं करते हैं, वो भी साहस, वो भी ताकत साथ साथ आती है। तो मैं ये बहुत मजबूती से महसूस करती हूँ कि ये सारे जो मूल्य हैं ये इतने पावरफुल हैं और इनकी व्यापकता हमने अभी देखी भी नहीं है। और जब ये अगर थोड़े भी प्रतिशत में काम करने लगे बहुत लोगों के बीच, तो जिस अन्याय और जिन शक्तियों के खिलाफ में लोग लड़ रहे हैं, उनसे लड़ना बहुत आसान हो जाएगा और लोगों की जीत होगी। मैं चाहूंगा कि कोई प्रेम कविता जो आपको पसंद हो या जिसको आप सुनाना चाहें, क्योंकि आपके जो भाव हैं, मैं चाहूंगा आप ही के शब्दों में वह आपके प्रशंसकों तक और हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। एक तो मैं छोटी कविता आपको सुनाती हूँ जी। पहाड़ों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए जो अपना ईमान बेचते हैं, थोड़े से पैसे के लिए जो अपना ईमान बेचते हैं, वे क्या समझेंगे पहाड़ों के लिए कुछ लोग क्यों अपनी जान देते हैं। क्या बात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बहुत सारी रचनाएं जो है वह व्यवस्था और सरकार के खिलाफ हैं। जी। जैसे सरकार का दिल दुखता है, एक बहुत ही तीक्ष्ण कटाक्ष इस कविता में है। या रोटी और आदमी जो कविता है, जब आप सरकार का दिल दुखता है तो उसमें कुछ पंक्तियां हैं, जो सच है वह सच सच न कहा जाए, सरकार का दिल दुखता है। जब भी बोला जाए मुंह उतना भर ही खोला जाए, जितना तय किया गया है पूरा मुंह कभी न खोला जाए, सरकार का दिल दुखता है। इसी तरह से जब आप रोटी और आदमी कविता आपकी है, उसमें आप कहती हैं कि चौराहे पर खड़ा हूं सुबह से, छोटा बड़ा कोई भी काम चाहता हूं, मैं देखता हूं वे मेरा हुनर छीनकर मेरे ही मित्र को सौंप रहे हैं, और वह काम के बोझ से दबा अपनी ऐसी नौकरी का अंत चाहता है। मैं सोचता हूं क्या वह मेरे जैसे हजारों लोगों के किसी काम से बहिष्कृत कर दिए जाने की सजा भुगत रहा है, और उस पर गर्व करते रहने को निरंतर प्रशिक्षित हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं। यहाँ तक कि आप जो आदिवासी समाज जो सभ्य हो रहा है उस पर भी आप कहीं न कहीं कटाक्ष करती हैं। सभ्य होते आदिवासी कविता में आप लिखती हैं, एक पढ़े लिखे सभ्य होते आदिवासी लड़के को आज विवाह के लिए चाहिए गोरी लड़की, और एक पढ़ी लिखी सास को चाहिए अपनी बहू से बेटी की जगह बेटा। जो इन्हें सबसे पहले शिक्षित कर सभ्य बनाने का दावा ठोकते हैं, उन्हें कायदे से इन सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खुद से यह सवाल पूछते हुए कि लैटिन अमेरिका के आदिवासियों को खत्म करने वाले शिक्षित सभ्य लोगों को क्यों वे कभी बेहतर इंसान नहीं बना सके, क्यों कभी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर सके जिससे रुक जाएं गुलाम बनाने के सारे क्रूर तरीके। उस समय उनसे पूछना चाहता है, यह समय उनसे पूछना चाहता है किस ईश्वर से सीखते हैं वे बम पटकना और मेहनत करते निर्दोष लोगों पर हमला करना। आप जब कविताएं लिख रही होती हैं तो अपने समाज में आ रहे बदलाव, अपनी सरकार और व्यवस्था किसी को भी छोड़ती नहीं। यह इतना तीक्ष्ण विचार, प्रेम से भरी हुई जसिंता जो पहाड़ों, जंगलों, झरनों, जनजीवन, हवा, पानी, बादल सबसे प्यार करती हैं, उनके मन में इस तरह का आक्रोश कैसे है? और क्या उन्हें कभी यह डर नहीं लगता कि उनकी कविताओं को कभी राजनीतिक करार देकर, कभी उन्हें इस बात के लिए उनके उस समूह की तरह से जिनकी आवाज वो उठाती हैं, कहीं
कभी कटघरे में न खड़ा किया जाए, कभी उनके खिलाफ कोई ऐसी साजिश न हो? देखिए, कई लोग मुझे जब मिलते हैं और मुझे वो जब मिलते हैं तो देखते हैं, वो बोलते हैं तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तो फिर वो मुझे सलाह देते हैं कि अभी तो प्रेम करने का समय है, तो तुम इतना प्रतिरोध वाली कविताएं क्यों लिख रही हो? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भी प्रेम का एक रूप है। क्योंकि आप जब इन सारी चीजों से प्रेम करते हैं, आप पहाड़ से प्रेम कर रहे हैं, जमीन से प्रेम कर रहे हैं, लोगों से प्रेम कर रहे हैं, आप उनके सम्मान के लिए भी खुद ब खुद एक दिन आप लड़ने लगेंगे। आप उनकी किसी भी तरीके से, आर्टिस्टिक तरीके से या अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में, मुझे लगता है ये सब प्रेम का ही रूप है। और ये प्रेम ऐसा अलग नहीं है कि हाथ पकड़ के घूमना वही प्रेम नहीं है। ये जो हम लिखते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ जो अन्याय देखते हैं, उनको जो तकलीफ में देखते हैं, आपकी आंखें नहीं भीगती हैं तो आप कैसे कहेंगे कि हमको इन सब चीजों से प्यार है? तो मुझे लगता है कि वो जो पावर आता है, और लोग कई बार मुझे, मेरी कविताओं के लिए मैं ये सबसे बड़ी प्रशंसा मानती हूँ कि कई बार लोग ये कहते हैं कि कैसी भी शैली हो, किसी भी तरीके से लिखा गया हो, बिना कुछ देखे ताकि सिर्फ एक चीज बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है कि उसमें इतनी ताकत और इतनी सच्चाई, और सच्चाई की ताकत कुछ तो है। वो हमें सारे तर्कों के आगे लेके वो हमें ऐसे बांधता है। तो मैं महसूस करती हूँ ये प्रेम की ही ताकत है, वो सच्चाई की ही ताकत है। जसिंता, मैं आपसे पूछूं कि आपने बहुत सारी कविताएं जो है वो शहरीकरण के खिलाफ लिखी हैं, या सभ्यता का जो विकास है जो किसी न किसी रूप में मूल तत्व को खत्म करता है, यानी कि एक आदिवासी से उसकी पहचान छीनता है, एक स्त्री से। आप अगर स्त्री पुरुष की बात करती हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के विरोध में हैं। जी जी। इवन अगर आप समाज की बात करती हैं तो ऐसा नहीं है कि समाज के विरोध में हैं। आप उन प्रवृत्तियों के खिलाफ हैं जो उस व्यक्ति की मूल पहचान को कहीं ना कहीं नष्ट करता है। यानी आपका जो आग्रह है अपनी कविताओं से, वह सौंदर्य के प्रति है, मूल तत्व के प्रति है। मैं आपको बता दूं कि जब गांधी जी अपने जीवन काल में मशीनों का विरोध कर रहे थे और उनसे लंदन में पूछा गया और बार बार यह पूछा जाता था कि क्या आप विकास विरोधी हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे तर्क दिए थे। उनका कहना था कि मैं मशीनों का विरोधी नहीं हूं, बल्कि जो मनुष्य के अधिकार छीन रहे हैं या उनका रोजगार छीन रहे हैं, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ। मैं जानना चाहता हूं कि आपका मूल स्वर क्या है, मूल संदेश क्या है? आपकी जो कविताएं हैं वह चाहती दरअसल आप किस समाज की परिकल्पना करती? देखिए, दुनिया में मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि दो शक्तियों का तो संघर्ष है, और वो बहुत स्पष्ट रूप से मैं देख पाती हूँ कि जो आदिवासी जीवन दर्शन को जितने करीब से मैं महसूस करने लगी, मैं इसलिए भी आदिवासियों के भीतर भी जो कुरीतियां आ रही है, इसलिए मैं इसके खिलाफ लिखती हूँ। और इसलिए मैं कहती हूँ कि आदिवासी जब शब्द मैं कहती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ज्यादा मनुष्य होना। इसीलिए जब लोग भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, आदिवासी मुद्दों के नाम पे भी जब कट्टरता करते हैं, या वो पलट के हिंसा का प्रतिरोध और हिंसा, घृणा का प्रतिरोध और घृणा अगर मानते हैं, तो मैं आदिवासियों के खिलाफ भी मैं ये बातें करती हूँ। क्योंकि मैं ये दो शक्तियां देखती हूँ। एक शक्ति जो दूसरों से सच में उनके जीने का, उनका डिग्निटी का अधिकार वो छीनता है। मैं जंगल से मैं बहुत सीखती हूँ कि जंगल में हर छोटी से छोटी चीज को, वहाँ छोटे से छोटे कीड़े भी हो, उसको भी आप अपनी तरीके से जीते हुए पाते हैं। तो मैं एक ऐसे ही दुनिया की परिकल्पना करती हूँ जहाँ जंगल की तरह हर छोटे फूल, हर छोटा जीव, हर तरह की चिड़िया, हर तरीके के अलग अलग तरीके के जो चीजें हैं वो फल फूल सके, वो अपने सम्मान के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ वो जी पाए। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में यही दो संघर्ष चल रहा है कि एक तो कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोगों से उनका एक जो सम्मानपूर्ण एक जो जीवन होना चाहिए, आप उनसे वो सारी चीजें वो छीन ली जाती हैं। तो मेरा इसी और मुझे लगता है यही जो
बहुत बहुत लालच की वजह से आप बहुतों के प्रति वो अन्याय शुरू होता है, अपमान शुरू होता है। मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती हूँ कि जहाँ हर किसी के भी हम जब कुछ लोग अपना ये लालच कम करते हैं, अपना ये स्वार्थ थोड़ा वो कम करते हैं, तो कितनों का जीवन के लिए हम स्पेस वो दे पाते हैं। मैं एक ऐसी ही समाज या दुनिया की कल्पना करती हूँ कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। और इसलिए धीरे धीरे कविताएं सत्ता के खिलाफ में, इस तरह की शक्तियों के खिलाफ में, इस तरह की प्रवृत्तियों के खिलाफ में वो जाती हैं, वो अपनी बात मजबूती से करती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने समाज को तटस्थ होकर नहीं देखती। कई बार क्या होता है कि सभ्यता का एक जो NH है, नेशनल मार्ग है, हर कोई को घूम फिर कर खींच करके वहीं लाया जाता है, जबकि पगडंडियां भी बची रहनी चाहिए, जंगल के रास्ते भी बचे रह सकते हैं। तो कई बार आदिवासियों को भी ये पता नहीं चलता है कि हमारा कौन सा रास्ता है, तो हम भी घूम फिर के उसी NH में चले आते हैं। और हमारा जो खुद का जो जीवन दर्शन जो बातें कहता है, जो यूनिवर्सल वैल्यू की जो हम बात करते हैं, वो अगर आदिवासियों के जीवन में वो यूनिवर्सल वैल्यू कोर में नहीं है, तो हम अपना पहनावा, अपना खान पान वो बचा के हम क्या करेंगे, जब उसके कोर में जो जीवन मूल्य है वो नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमती हैं और मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि वो कविताओं में वो बातें चली आ रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जसिंता की 2 कविताओं की चंद पंक्तियों के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मेरा सवाल क्या था और जसिंता ने कितनी बखूबी से अपनी बात कही है। एक कविता का शीर्षक है समय की सबसे सुंदर तस्वीर। तो इस कविता में जसिंता लिखती हैं, वह समाज जहां पुरुष के भीतर के स्त्रीत्व की हत्या बचपन से ही धीरे धीरे की जाती है, उसके भीतर की स्त्री भी एक दिन भागकर किसी विश्वविद्यालय में ही बच पाती है। विश्वविद्यालय में ही युवा इतिहास, भूगोल, गणित पढ़ते हुए सीखते हैं समाज बदलना, और अपने ही नहीं दूसरों के हक के लिए भी घर से निकलना। वे धीरे धीरे पुरुष से मनुष्य होना सीखते हैं और साथ ही संघर्ष करती स्त्रियों को भी देह से ज्यादा जानने समझने लगते हैं। विश्वविद्यालय के युवा आदमी के हक की आवाज उठाते हैं, व्यवस्था के लिए किसी आदमी को मशीन भर हो जाने से बचाते हैं, लाश बनकर घर से दफ्तर और दफ्तर से घर लौटते आदमी को जिंदा होने की वजह बताते हैं। एक आत्मा विहीन समाज जो पुरुषों को स्त्रियों से सामूहिक दुष्कर्म करना सिखाता है और उसकी हर हत्या पर चुप्पी साधे रहता है, जहां सदियों से यही रीति चलती है, उसी समाज के किसी विश्वविद्यालय में 7 पढ़ती लड़ती स्त्रियां घेर कर एक पुरुष को पुलिस के निर्मम दंडों से बचाती हैं। विश्वविद्यालय ही पेश कर सकता है किसी समाज को बेहतर बनाने की नजीर। विश्वविद्यालय से ही निकल सकती है इस धरती को सुंदर बनाने वाले समय की सबसे सुंदर तस्वीर। जसिंता, आप विश्वविद्यालय और शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण स्थान देती हैं अपनी कविताओं में। आपने अपने बचपन के जीवन, स्कूल तक के जीवन के बारे में हमें बताया। मैं चाहूंगा कि अपने उससे आगे का जो शिक्षा का आपका सफर रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि आपने अभी बातचीत के दौरान कहा कि आप जर्मनी गई थी, वहां पे भी बहुत समय रही। लेखन से अलावा जो शिक्षा की यात्रा है, और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि मैं अगर ये पूछूं कि जसिंता जो खुद इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं और हमारे समय की, मैं कहूं कि काव्य जगत की श्रेष्ठ आवाज हैं, महत्वपूर्ण स्वर हैं, जसिंता के ऊपर किन लोगों की कविताओं का प्रभाव पड़ा और उन्हें कौन से कवि पसंद है? 2 सवाल हैं मेरे। मैं अपनी शिक्षा के बारे पहले बताती हूँ कि बहुत रुक रुक के मेरी पढ़ाई हुई, और चूंकि मेरे पिता का तबादला होता था तो हर एक जगह जाके नीचे क्लास बैठा दिया जाता था। तो ऐसे 1-2 साल ऐसा होता रहा। और मैंने कुछ समय 8वीं बिहार में बेतिया शहर से पश्चिमी चंपारण से मैंने किया। फिर वापस वहां से आके पश्चिमी सिंहभूम में चक्रधरपुर में कार्मेल स्कूल है, मैंने वहां से मैट्रिक की पढ़ाई की।
फिर मैं वहाँ से रांची आकर मैंने सेंट जेवियर्स में मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई किया। लेकिन मास कम्युनिकेशन के पढ़ाई से पहले मेरे 1-2 साल इधर उधर छूट भी गए, क्योंकि मैं फिर कहीं मैं काम करने किसी शहर में चली गई, फिर वापस गांव आई और जो पैसे जुगाड़ किए उससे फिर से मैंने फॉर्म भरा। और इस तरीके से फिर स्नातक के बाद भी, मास कम्युनिकेशन के बाद भी, चूंकि मेरी बहनें भी मेरे साथ शहर में थी, तो मुझे कहीं किसी न किसी दुकानों में मैं काम करती थी ताकि मैं अपना सर्वाइवल देख पाऊं। और 2-3 साल मैंने इसी तरीके का कहीं ना कहीं किसी दुकान में रिसेप्शन में काम किया, किसी छोटे चैनल में मैं स्क्रिप्ट लिखने का काम करती थी। कुछ इस तरीके का मैं काम कर रही थी। और 3-4 साल मैंने रांची में दैनिक अखबार में भी काम किया। ये करने के बाद मैं बहुत स्ट्रांगली ये देखने की कोशिश कर रही थी कि इस एक जीवन में मैं क्या करना चाहती हूँ। तो मैंने वो नौकरी, अखबार की जो मैं काम कर रही थी, मैंने वो काम छोड़ करके मैं कुछ समय के लिए गांव चली गई और मैं ये देखना चाहती थी कि मेरे दिल से क्या आवाज आती। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं गांव घर जो घूमना चाहती हूँ, वहां रहना चाहती हूँ, और शहर से बाहर रह के इन सब इलाकों में क्या हो रहा है मैं अपने तरीके से लिखना चाहती हूँ। किसी के दबाव में, किसी के आदेश पे मैं ऐसा लेखन मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे मित्र बहुत नाराज थे और दुखी थे कि एक तो प्रैक्टिकल होके जीवन को देखना चाहिए, सर्वाइवल का भी बात है, ऐसे सपनों में तो जीना नहीं चाहिए, और ये ऐसा रिस्क कौन उठाता है। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं जिस भी तरीके का काम जिसके मैंने सपने देखे थे मुझे वो मिले काम। और मैं कविताएं भी लिखना चाहती थी, कहानियां भी लिखना चाहती थी, यात्रा वृत्तांत लिखना चाहती थी, बहुत लिखना चाहती थी। और उन दिनों मेरे पास पढ़ने का और समय ही नहीं होता था। जब पत्रकारिता में थी तो सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे मैं ऐसे घूमती थी कि खाने का ठिकाना नहीं रहता था, और पढ़ना तो बिल्कुल नहीं हो पाता था। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं कैसे पढ़ने का समय निकाल पाऊं, लिखने का समय निकाल पाऊं। और मुझे लगता है कि इन 7-8 सालों में मैंने जो सपने देखे थे, वो सपने मैं उस रास्ते पे हूँ। और तो मेरी पढ़ाई इस तरीके से हुई। फिर सेंट जेवियर्स में स्नातक के बाद ये काम, नौकरी, ये सब के बीच मैंने अपनी 2 बहनों को, एक बहन को ने एमए की पढ़ाई कर ली और एक ने बीएड कर लिया और कहीं ये काम भी करने लगी। तो फिर मैंने भी अपनी मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में मैंने रांची यूनिवर्सिटी से वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे रुक कर मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन मेरे लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय है, और जीवन और समाज से मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। और जो मैं इतना घूमती हूँ, देश भर में मैं घूमती हूँ, खासकर मैं ज्यादा गांव में ही चली जाती हूँ। तो अभी भी मैं गोवा कर्नाटक के बॉर्डर के गांव में हूँ, और मैं यहाँ ऐसे लोगों से मिल पा रही हूँ जो अलग अलग मुद्दे पे अपने तरीके से छोटे छोटे वो काम करते हैं, और वो बहुत वो पॉजिटिव काम है, वो बहुत ताकत देने वाले काम है, और ऐसे लोगों से मिलना बहुत सुखद है। इसके बाद यहाँ से फिर मेरा राजस्थान जाना है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जीवन के विश्वविद्यालय से मैंने ज्यादा सीखा है। और मैं जब बाहर विदेश भी जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे कोई क्लास मिलते हैं, और स्कूल में भी पढ़ाने के अवसर मिलते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाने के अवसर मिलते हैं। और मुझे लगता है कि जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, हर एक जगह के विश्वविद्यालय में मैंने जीवन से संबंधित चीजें ही पढ़ाई है, मुझे पढ़ाने के भी अवसर मिले हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि जो हम विश्वविद्यालयों में जो हम पढ़ते हैं, और जो आज का आधुनिक शिक्षा का भी जो ढांचा है, वो हमें बहुत व्यापकता में चीजों से जुड़ने के लिए नहीं, वो कि आप एक जो पहले से फिक्स है, कोई तय है जिसने समाज और सत्ता ने तैयार किया है, हम उसी तरीके की शिक्षा ले पाते हैं, और उसी शिक्षा से फिर रोजगार होता है और उतना ही जीवन हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन जो जिस तरीके से मेरी यात्रा हुई है, मुझे लगता है मैंने जीवन से बहुत सीखा है। और आज यही है जो मैं सीख रही हूँ, वही मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ा पा रही हूँ, साझा कर पा रही हूँ।
तो इसी तरीके से मेरा काम चल रहा है कि मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, और जो यात्राएं कर रही हूँ और जो लोगों के जीवन से सीख रही हूँ, मैं वो विश्वविद्यालय के में विद्यार्थियों को बांट पाती हूँ। तो मेरा शिक्षा और मैंने जो सीखा है वो बांटने का भी यही सिलसिला चल रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल कि जसिंता का प्रिय लेखक कवि कौन है? जो जी, मुझे लगता है कि मैं तो सबसे पहले अपनी माँ के जीवन को ही मैं पहला कवि मानूंगी कि मैंने उससे लिखना सीखा। और उसके पहले मैंने बहुत ज्यादा कवियों को पढ़ा नहीं था। बाद के दिनों में पढ़ते पढ़ते मैंने केदार सिंह जी को पढ़ा, विनोद कुमार शुक्ल जी को पढ़ा, चंद्रकांत देवताले जी को पढ़ा। और कई लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हें लिखने से पहले बहुत पढ़ना चाहिए ताकि तुम लिखना सीख पाओ। तो मैं इन लोगों को मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने जब बार बार लोगों की ये बातें मैं सुन रही थी कि तुम्हें बहुत पढ़ना चाहिए ताकि लिखना सीख सको, तो मैंने थोड़ा पढ़ना बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि कविताएं खुद ब खुद रास्ता कैसे पकड़ती हैं, अपना शैली कैसे पकड़ती हैं, ये मैं देखना चाहती थी। इसीलिए मैंने कुछ समय तक कवियों को पढ़ना थोड़ा रोक दिया। और कई बार लोग कहते थे कि तुम्हें निर्मला पुतुल को पढ़ना चाहिए, तुमको थोड़ा उसका शैली सीखना चाहिए। मैंने निर्मला पुतुल जी को नहीं पढ़ा। मैंने जब मेरी 2 किताब आ गई तब मैंने उसकी सारी किताबें पढ़ी, क्योंकि उसके पहले मुझे लोग कहते थे लिखने से पहले उनको पढ़ लो। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि कोई इंसान कविता नहीं पढ़ा है, उसके भीतर से कविताएं किस तरीके से बह सकती हैं, किस तरीके से आ सकती हैं, और इन कवियों का भी रास्ता मुझे लगता है इसी तरीके से आया होगा। उसके बाद में बहुत सारे कवियों को, जब मेरी 1-2 किताब आ गई तो फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया। चंद्रकांत देवताले जी की कविताओं से मैं बहुत प्रभावित थी, जिस तरीके से वो बिंबों का प्रयोग करते थे। और एक छोटी कविता ने तो मुझे बहुत ही छुआ था, विनोद कुमार शुक्ल जी की वो कविता के बीच की शायद कोई पंक्ति थी। मुझे अभी भी वो पूरी कविता मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो बीच की कुछ पंक्तियां थी, मैंने कहीं पढ़ा था और उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था कि एक आदिवासी लड़की जंगल जाती है और वो एक आदिवासी लड़की जंगल पत्ते तोड़ने जाती है और वो बाग को देखती है, और बाग को ऐसे देखती है जैसे वो रोजाना फूल को देखती है, पत्ते को देखती है। बाग भी उसे इसी तरह से देखता है जैसे रोजाना वो फूल पत्ते को देखता है। आदिवासी लड़की जंगल में बाघ से नहीं डरती है, लेकिन जब वो गीदम के बाजार जाती है तो वहां वो डरती है। इसका सार यही है। लेकिन इस कविता ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि ये इतने थोड़े से शब्दों में वो पूरे आदिवासी समाज के भीतर के जो मसला है, वो जो डर है, उसमें वो 4 पंक्तियों में वो बातें वो कह दी गई थी। तब मुझे महसूस हुआ कि कविताएं ऐसी होनी चाहिए जो 3 पंक्तियां 4 पंक्तियां में हम पूरे विश्व का जो कोर है उसको पकड़ के हम समाज को दे पाए। और चूंकि वो आदिवासी लड़की उसमें शब्द था, तो उसने मुझे इतना ज्यादा वो टच किया। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं शायद जीवन में पहली बार किसी कविता से प्रभावित हुई होंगी तो वही शायद उस आदिवासी लड़की वाली कविता से प्रभावित हो। लेकिन अभी पूरा हिंदी जगत आपकी कविताओं से ज्यादा प्रभावित है और अभिभूत है। एक कविता मैं अपने दर्शकों को सुनाऊं कि किसी के काम न आया। जसिंता लिखती हैं, पहले खुद को देवता बताया, फिर धर्म लेकर आया, चांद पर चढ़कर तारे भी तोड़ लाया, गांव को शहर किया, फिर शहर को जहर किया, जिससे भी मिला दुख ही दुख दिया, जहां भी गया छीना झपटा लूटा मारा, और कल पड़ोस की लड़की को तो अपने ही लड़के से बचा न पाया। लगता है जीवन में बहुत किया पर कहां कभी किसी के काम आया। अपनी सारी ताकतों के साथ धरती पर एक आदमी को मैंने इतना कमजोर, पागल और विध्वंसक पहले कभी न पाया। जसविंता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि हमारी बातचीत का अंत आपकी किसी पसंदीदा कविता से हो। वह नई भी हो सकती है, इस संकलन की भी हो सकती है, जो भी कविता आपके हृदय के करीब हो। हालांकि आपकी सारी कविताएं आपके प्रशंसकों के दिल के करीब हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके दिल के करीब जो आपकी कविता है उसे सुनाएं और हम
इस बातचीत को विराम देंगे और फिर आपसे मिलेंगे। मैं छोटी छोटी 2 कविता अंत में आपको सुनाती हूँ। जी। परवाह। ये मेरा दूसरा संग्रह जड़ों की जमीन से है। यह कविता मैं आपको सुना रही हूँ। परवाह। माँ, एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती, पहाड़ लांघती, देर शाम घर लौटती हो? माँ कहती है, जंगल छानती, पहाड़ लांघती, दिन भर भटकती हूँ, सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए, कहीं काट न दूं कोई जिंदा पेड़। वाह, क्या बात। दूसरी छोटी सी कविता है, जड़ों की जमीन। वे पेड़ों को बर्दाश्त नहीं करते, वे पेड़ों को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनकी जड़ें जमीन मांगती। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप जिस समाज का स्वप्न देखती हैं, आपका स्वप्न पूरा हो। क्यों? क्योंकि वह इस धरती को बेहद खूबसूरत बना पाएगा। इस उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।